जय हिंद दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतन स्टडी सेंटर में। आज हम दोस्तों आपको क्लास 10 फिजिक्स के दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों पार्ट 3 देने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों पूरा चैप्टर दोस्तों हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके पहले भी दोस्तों 2 पार्ट बन चुका है। यदि आप उस पार्ट को नहीं देखें दोस्तों, पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप इसमें देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों, आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, पहले हम उसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी दोस्तों ध्यान से समझिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। इसमें दोस्तों हम आपको पूरे एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, बस आप इसको ध्यान से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने यानी कोई चिकना या पालिशदार सतह होना चाहिए। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह मतलब कोई परत होना चाहिए। ठीक है, सतह से जब टकराती है तो वह जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया ना तो मैं आपको फिगर के हिसाब से समझाऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसका दोस्तों देखिए फिगर क्या है, पहले फिगर को समझ लेते हैं। अगर दोस्तों आपको एग्जाम पीछे तो अगर आपको दोस्तों ये एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, एकदम पूरा 100% हर बार पूछता है। अगर पूछ तो आप दोस्तों पहले फिगर को एकदम अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों मेरा थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया, लेकिन मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह क्या है, कोई चिकनी व पालिशदार सतह है। क्या है दोस्तों, कोई चिकनी व पालिशदार सतह है। ध्यान से देखिए, मेरा परिभाषा क्या कर रहा था। जब प्रकाश की किरण, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का दोस्तों बहुत सारा प्रकाश होता है, तो उसी में से दोस्तों हम एक प्रकाश ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर एक प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर हम कोई चिकनी या पालिशदार सतह रखे हैं, तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर दोस्तों आएगी, ऐसे ऐसे जब यहाँ पर प्रकाश किरण आएगी तो टकराने के बाद जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, नहीं समझे। देखिए, यानी कि मान लेते हैं दोस्तों कोई पालिश किया हुआ तल है। ठीक है, पालिश किया हुआ कोई तल है, मान लेते हैं यहाँ से कोई सूर्य का प्रकाश, एक प्रकाश किरण जब यहाँ पर आती है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आई तो प्रकाश किरण यहाँ निकल सकती है, नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि इसके पीछे हमने पालिश किया हुआ तल लगा दिया है, इसके पीछे पालिश कर दिया है, तो प्रकाश किरण सीधे यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ लौट जाएगी, यानी जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा एकदम। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो प्रकाश किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जब वो समतल पृष्ठ से टकरा जाती है, टकराने के बाद जब वो वापस जाती है तो वह परावर्तित किरण हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण होता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण होता है। अभिलंब, ये दोस्तों हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं। यानी दोस्तों देखिए, यह क्या होता है, आपतन कोण, और यह क्या होता है, परावर्तन कोण। उम्मीद करें दोस्तों आपको ये पूरा फिगर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, किस तरीके से प्रकाश आती है, किस तरीके से जाती है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी प्रकाश की लड़ाई टकरा कर वापस लौट गई, कोई चिकनी या पालीदार सतह है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसके नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है दोस्तों 2 होते हैं। ठीक है, परावर्तन का जो नियम होता है दोस्तों 2 होता है। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नहीं समझे दोस्तों, देखिए आपको हम एकदम अच्छे तरीके से समझा दें। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या है, कोई समतल पृष्ठ है। ठीक है, देखिए यह क्या है, जो किरण आती है आपतित किरण,
और जो किरण जाती है परावर्तित किरण, इसके बीच में क्या है दोस्तों, अभिलंब है। इसके बीच में क्या है, अभिलंब है। यानी प्रकाश किरण जो आती है, आपतित किरण जो जाती है, परावर्तित किरण, और बीच में क्या है, अभिलंब है। और भी इस जो जहाँ पर तीनों रेखा, ये जो जो तीनों लाइनें जहाँ मिलती हैं उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौन कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्तों। यही हमारा पहला नियम कहता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। यानी जो दोस्तों आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण की क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। देखिए दोस्तों, यानी जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण आई बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है अब परावर्तन कोण आर बनता है। ठीक है, यानी कि हमेशा आपतन कोण जितना होगा दोस्तों उतना ही परावर्तन कोण होगा। ठीक है, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा, इसके बीच में मान लेते हैं अभिलंब, मान लेते हैं दोस्तों अगर यह 50 का है ना तो यह भी क्या होगा, 50 का ही होगा। मान लेते हैं कोण आई इज इक्वल टू जब 50 है तो कोण आर बराबर भी क्या होगा, 50 है। कोण आई इज इक्वल टू 100 है तो कोण आर बराबर क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, यानी दोनों का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, एकदम सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण सब एक दूसरे के बराबर होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक है दोस्तों, पहला नियम दूसरा नियम मैंने दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों हम इसके आगे समझते हैं कि इसके आगे कौन सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब हम प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे। दोस्तों प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है उसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले मैं परिभाषा को बोल देता हूँ, क्या कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। ठीक है, जब प्रकाश की किरण अपने रास्ते में गमन करती है, यानी कोई जब प्रकाश की किरण जो है दोस्तों अपने रास्ते में गमन करती है तो उसके सामने कोई धूल या धुएं का कण आ जाता है। यानी जब प्रकाश किरण अपने रास्ते में गमन करती है तो उसके सामने कोई धूल या धुएं का कण आ जाता है तो वह उस कण से टकराकर चारों ओर फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं इस परिभाषा को आपको एकदम अच्छे तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये कोई सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, मानते सूर्य का प्रकाश है। मान लीजिए जब प्रकाश की किरण क्या है अपने रास्ते में गमन कर रही है, ठीक है, इसी के सामने कोई कण आ गया तो दोस्तों यह इस कण से टकरा कर चारों तरफ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, यही कह रहा है दोस्तों। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से समझिए। यानी जब सूर्य के प्रकाश है, यानी मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण अपने रास्ते में गमन कर रही, गमन का मतलब होता है जब चल रही है। ठीक है, प्रकाश के रास्ते में गमन कर रही है, इसी के सामने कोई धूल या धुएं का कण आ जाता है, इस कण से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है, वही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी प्रकाश की किरण जब अपने रास्ते में गमन करती है तो उसके सामने कोई धूल या धुएं का कण आ जाता है, वह उसी कण से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले समझ लेते हैं उसका कुछ नोट है, इसको समझ लेते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। देखिए, लाल रंग में प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी दोस्तों जो लाल रंग होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, परंतु बैंगनी रंग में बहुत अधिक होता है। दोस्तों ये हमेशा क्लास 10 में जो है, हमेशा दोस्तों क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमेशा पूछता है कि लाल रंग में प्रकीर्णन अधिक होता है या कम। तो लाल रंग में प्रकीर्णन बहुत कम होता है लेकिन बैंगनी रंग में प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। अब देखिए इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। देखिए, तो दैनिक जीवन में उपयोग, चंद्रमा के तल से आसमान का काला दिखाई देना। पहला क्या दोस्तों, चंद्रमा के तल से आसमान का काला दिखाई देना। यानी दोस्तों अच्छे देखिए, चंद्रमा का जो तल है जो चंद्रमा का जो तल है दोस्तों वह काला क्यों दिखाई देता है हमको आसमान से। दोस्तों क्यों दिखाई देता है काला, देखिए हम बताते हैं।
देखिए जो चंद्रमा है दोस्तों वहाँ पर वायु उपस्थित नहीं है। जब वायु दोस्तों वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर कोई कण आएगा नहीं। जब कण नहीं आएगा तो प्रकाश का जो चंद्रमा से प्रकाश निकलता है तो किसी से टकराएगा नहीं, तो कैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, इसलिए उसका तल दोस्तों काला होता है। नहीं समझे, ध्यान समझिए। यानी कि चंद्रमा पर वायु उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। यदि दोस्तों आपके एग्जाम पूछ दे कि चंद्रमा के तल से आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो सीधे लिख देंगे कि चंद्रमा पर वायु उपस्थित नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर धूल या धुएं के कण नहीं आते हैं, जिसके कारण प्रकाश टकराकर चारों तरफ नहीं फैलता है। ठीक है, यानी कि सीधी बात कर दीजिए, यहाँ पर वायु उपस्थित नहीं है, इस कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट, आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक है, आसमान का नीला दिखाई देना दोस्तों, जो यह जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, आसमान का नीला दिखाई देना, इसका दैनिक जीवन में दूसरा उपयोग है। और तीसरा उपयोग दोस्तों यह है कि गहरे जल का नीला दिखाई देना। आप सब देखते हैं जो गहरा जल होता है वह नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। और आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और चंद्रमा के तल से आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। उम्मीद करते दोस्तों आपको प्रकाश का प्रकीर्णन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट भी समझ लिए होंगे कि लाल रंग का कम होता है, बैगनी रंग का अधिक होता है। दैनिक जीवन उपयोग भी समझ लिए होंगे। अब दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन को दोस्तों हम इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा रेखीय आवर्धन क्या होता है, पहले उसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को, ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये दोस्तों रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई को भाग दे देंगे, यानी भाग मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, उसी के अनुपात क्या होता है, रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब दोस्तों नोट देख लेते हैं। जो दोस्तों हमने कहा प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई को दर्शाते किससे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को दोस्तों हम v से दर्शाते हैं, और वस्तु की लंबाई को u से दर्शाते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई को v से और वस्तु की लंबाई को u से दर्शाते हैं। और रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे दोस्तों, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं रेखीय आवर्धन के सूत्र कौन से हैं। तो रेखीय आवर्धन के सूत्र के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यानी m बराबर माइनस वी बटा यू। वही दोस्तों परिभाषा देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि माइनस यू बराबर हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, और देखिए v बराबर हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, u बराबर हो गया वस्तु की लंबाई, उसी के अनुपात कर देंगे तो हमारा रेखीय आवर्धन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f फिजिकल टू 1/u प्लस 1/v। यानी दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ पर यह फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए दर्पण के लिए सूत्र हम समझ लिए, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र समझ लिए। अब लेंस के लिए सूत्र को समझते हैं। दोस्तों लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f। देखते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, यही लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, उम्मीद कर दोस्तों आप इस सूत्र को नोट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको हम जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे, इसी के बाद दोस्तों मैं न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूँ, आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। दोस्तों देखिए इसके समझने से हम क्या कर सकते हैं, पता है, चिन्ह परिपाटी का नियम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा दोस्तों न्यूमेरिकल पूछता ही है। थ्योरी लिखने से बढ़िया आप न्यूमेरिकल लिख दीजिए, आप कम समय में अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों न्यूमेरिकल के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम बहुत ज़्यादा दोस्तों जरूरी है। इस दोस्तों मैं बता दूंगा आपको चिन्ह परिपाटी का नियम एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आप सब दोस्तों क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो आप सब संख्या रेखा दोस्तों क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी है दोस्तों, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आप दोस्तों जानते हैं।
ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो देखिए ये वाला क्या होता है एक्स एक्सिस, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। दोस्तों देखिए जो हम इधर लिखते हैं धनात्मक लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे धनात्मक लिखते हैं, लेकिन इस साइड क्या लिखते हैं -1 -2 -3। यानी दोस्तों हम क्या समझे, ये हमारा क्या है बायां पक्ष है और ये हमारा क्या है दायां पक्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या है दायां पक्ष है। तो दाहिने साइड हम जितने भी चिन्ह लिखते हैं सब प्लस में लिखते हैं और बाएं साइड जितने भी चिन्ह लिखते हैं सब माइनस में लिखते हैं। अब कहेंगे सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, तो मुझे पता ही है पहले से। तो बस इसी पर ही फॉलो करेगा कि हम अवतल दर्पण में माइनस चिन्ह लगाएंगे कब प्लस चिन्ह लगाएंगे, इसी पर फॉलो करेगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए समझ लेते हैं, यानी अवतल दर्पण के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, यानी u बराबर क्या होता है, v बराबर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, f बराबर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यह हम किस साइड का भाग ले रहे हैं, बायां ही भाग ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए अवतल दर्पण जो है ना, देखिए इसका सभी प्रतिबिंब इसकी अगर इस साइड बनता तब तो ये दायां होता, लेकिन इस साइड बन रहा है तो बाएं साइड बन रहा है। तो बाएं साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सभी कैसे बनेंगे, बाएं साइड जितने भी बन रहे हैं दोस्तों देखिए माइनस में बन रहा है, तो ये भी किसी साइड बन रहा है, इसी साइड बाएं साइड बन रहा है, तो यानी इसका अवतल दर्पण में जितने भी बिंदु बनेंगे सभी कैसे बनेंगे, माइनस में ही बनेंगे। एक कंडीशन होता है जबकि प्लस बनता है, उसको मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये हमारा ध्रुव P हो गया, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। तो दोस्तों देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी किधर है दोस्तों, बाएं साइड है, यानी F बराबर माइनस में ही हो जाएगा। और V किधर है दोस्तों, बाएं साइड है, माइनस ही हो जाएगा। यह वस्तु किधर है दोस्तों, बाएं साइड है, तो माइनस में ही हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए इस यानी अवतल दर्पण में U भी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण दोस्तों देखिए क्या ध्यान से, अवतल दर्पण में u भी ऋणात्मक होता है, v भी ऋणात्मक होता है, f भी ऋणात्मक होता है, क्योंकि सभी बाएं तरफ हैं, क्योंकि सभी किधर दोस्तों, सभी बाएं तरफ हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए एक कंडीशन आता है, एक सिचुएशन आता है, लेकिन जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच हो तो u बराबर प्लस हो जाता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता है। जब दोस्तों मान लेते हैं दर्पण है, अवतल दर्पण है दोस्तों हमारा, ठीक है, जब इसके कहने का मतलब है जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और फोकस के बीचों बीच हो, यहाँ पर हो, तो जब वस्तु टकराएगी इस तरीके से जाएगा तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, दाएं साइड। तो इसका प्रतिबिंब किस साइड में, दाएं साइड। इसलिए दोस्तों एक कंडीशन आता है जिसमें v हमारा प्लस होता है और बाकी जितने भी कंडीशन है सभी में v क्या होता है, माइनस होता है, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है ना, यानी दोस्तों अवतल दर्पण में u बराबर क्या है, माइनस, v बराबर क्या है, माइनस, f बराबर क्या है, माइनस। u तो दोस्तों हमेशा ही माइनस होगा, v भी एक बार माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस एक कंडीशन, छठवां कंडीशन इसका अवतल दर्पण का, जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच में होगा तभी दोस्तों हमारा v बराबर माइनस होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। और f बराबर भी माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, क्योंकि ये फोकस दूरी किधर बन रहा है दोस्तों, इधर बाएं साइड ही बन रहा है और v भी बाएं साइड बन रहा है, u भी वस्तु की दूरी भी क्या है, बाएं साइड ही है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम दोस्तों समझ लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे न्यूमेरिकल को हल करते समय, यानी u बराबर कौन सा साइन लेंगे, v बराबर हम कौन सा साइन लेंगे और f बराबर हम कौन सा साइन लेंगे। ठीक है, तो इसको हम एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों ये किस चीज़ का फिगर है, तो उत्तल दर्पण का हमारा चित्र है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए उत्तल दर्पण में जो वस्तु कहाँ रखी है दोस्तों, इस बाएं साइड रखी है। किधर रखी है, बाएं तरफ रखी है, लेकिन फोकस दूरी किधर दिखा रहा है, दाएं तरफ दिखा रहा है, और v किधर दिखा रहा है, दाएं तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों देखिए क्योंकि वस्तु बाएं तरफ रखी है, जब यहाँ वस्तु से प्रकाश किरण निकली टकराई तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फोकस यहाँ बन गया, वक्रता के रेखा के बीच में हमारा दोस्तों प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए u इसके यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा u है, वस्तु की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये हमारा फोकस दूरी है। ठीक है, यानी कि u किधर है दोस्तों, बाएं तरफ है, इसलिए माइनस में होगा। u हमेशा चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो सब में माइनस लिखेंगे, क्योंकि u अवतल में भी इस साइड था और u उत्तल में भी इस साइड था। ठीक है, लेकिन फोकस दूरी दोस्तों देखिए चेंज हो गई, फोकस दूरी अवतल में इधर ही थी, लेकिन इसमें फोकस दूरी इधर चली गई है और इधर ये फोकस दूरी इधर चली गई है, और जो इसका प्रतिबिंब v जो है इधर चला आया है। ठीक है, दाएं तरफ चला आया है।
तो u बराबर क्या होगा, माइनस चिन्ह लेंगे, और v बराबर प्लस लेंगे, या बराबर भी प्लस लेंगे, ये हमेशा हमेशा, ठीक है। ये अवतल में क्या होता था, एक बार प्लस माइनस हो जाता, लेकिन इसमें कुछ नहीं, ठीक है। जो मैं बताया हूँ दोस्तों, बस आप उसको समझिए, u बराबर माइनस, v बराबर प्लस, और f बराबर प्लस, ठीक है। इसको समझेंगे तो न्यूमेरिकल एकदम हलवा बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा ना, एकदम माइंड में ठोक दूंगा आपके, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण के दोस्तों बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत निम्नलिखित में ज्यादा उपयोग है कि पूछिए ही मत, ठीक है। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, तो दोस्तों देखिए, इसके बारी बारी से हम एक एक उपयोग के बारे में समझते हैं और उसके बारे में बताते चलते हैं। सोलर कुकर के निर्माण में, यानी सोलर कुकर के निर्माण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूरबीन के निर्माण में भी अवतल दर्पण का उपयोग, दूरबीन क्या होता है, तो जो दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब भी किया जाता है दूरबीन के निर्माण में। गाड़ी की हेडलाइट में दोस्तों, जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है आगे की तरफ का, जो दो बत्ती होता है गाड़ी का, ये जो साइड मिरर है उसको नहीं कर रहे हैं, ये जो दो बत्ती होते हैं जिसमें से प्रकाश निकलते हैं, इसमें दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। अब चौथा हमारा उपयोग कर रहा है आँख कान नाक आदि के रोगों को देखने में। तो दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक इस तरीके का लेंस लिए रहते हैं, ठीक है। आपके आँख में यदि कुछ चला जाएगा तो वो आपकी आँख को ऐसे करके लेंस से देखते हैं, ठीक है। आपके मुंह में दांत खराब हो जाएगा तो आपको लेंस डाल करके देखता है, बड़ा बड़ा उसको दिखने लगता है, ठीक है। इसी तरीके से नाक में कुछ चला गया तो आपके नाक में डाल के देखेगा धीरे से डॉक्टर की कौन सी चीज़ गया है, ठीक है। तो वह बड़ा बड़ा चीज़ दिखने लगता है। तो यह क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण के कारण ही होता है, ठीक है। अब हजामती दर्पण में, हजामती मतलब जानते हैं दोस्तों, जो वहाँ पे हम सैलून सैलून में दोस्तों आप सब बाल कटाने जाते ही होंगे, जब वहाँ पे देखते हैं दर्पण लगा रहता है, मतलब कि वही दर्पण क्या होता है, हजामती दर्पण होगा, दाढ़ी वाड़ी जिसमें बनाया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बाल ये सब जिसमें बनाया जाता है वही हजामती, सैलून में आगे पीछे दोनों साइड लगे होते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण के उपयोग समझ लिए। अब दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इतना उपयोग, मान लीजिए एग्जाम में एक आख उपयोग भुला गए तब क्या होगा, तो मैं दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जितने भी दर्पण को, यानी जितने भी दर्पण है ब्रह्मांड में, ठीक है, जितने भी दर्पण को आप घर के अंदर रख सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, वही क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। नहीं समझे, देखिए जितनी भी दर्पण है दोस्तों, यदि आप उसको घर के अंदर रख सकते हैं, घर के अंदर यदि उस दर्पण को आप रख सकते हैं, तो वह दोस्तों क्या है, अवतल दर्पण है। आप चाहे जहां मन के जहां जाए उस दर्पण को आप ले करके जा सकते हैं, अपने पास उसको रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने घर में जहाँ सो रहे हैं, जहाँ उठ रहे हैं, जहाँ आप सोते हैं, अगर आप उस दर्पण को वहां पर भी रख सकते हैं, तो दोस्तों क्या है, जिसके ऊपर, यानी कि आप अपने रूम में जाएं, अपने रूम में उस दर्पण को रख लिए, दूसरे रूम में भी दर्पण को रख लिए, कहीं से भी छोटे छोटे उस दर्पण को आप रख लिए, तब समझ लीजिए दोस्तों वह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। जैसे दोस्तों आप देखिए, मैंने आपको बताया कि सोलर कुकर के निर्माण में क्या, सोलर कुकर को घर में नहीं रखा जाता, घर में ही रखा जाता है। दूरबीन के निर्माण में, दूरबीन को क्या घर में नहीं रखा जाता, घर में रख सकते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी का दोस्तों जो हेडलाइट होता है, उसका जो हेडलाइट होता है दोस्तों, उसको तो घर में रख सकते हैं, एकदम ध्यान से समझिए, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसको दोस्तों रख सकते हैं, ठीक है। एक आँख को अपवाद देता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आँख कान नाक आदि के रोगों को देखने में, जब डॉक्टर दोस्तों, जब आपकी आँख कान नाक आदि को देखते तो वो भी किसी रूम में ही रहता है डॉक्टर ना, किसी रूम में ही रहता है। ऐसा नहीं कि कहेगा भैया बाहर चलिए तभी हम आपकी आँख कान नाक को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। किसी रूम में ही रहता है, उसी रूम में ही उस लेंस को निकालता है और उसी लेंस से तब आपके रोगों को वह देखता है, निरीक्षण करता है, ठीक है। हजामती दर्पण में दोस्तों, आप किसी सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए तो दोस्तों एक रूम ही होता है, ठीक है। तो रूम ही होता है, रूम में ही जाते हैं कटाने के लिए, यानी जिस दर्पण को आप अपने घर में रख सकते हैं वह दोस्तों क्या है, अवतल दर्पण है। जिस रूम को, और दोस्तों दूसरा समझिए, जिस जिस दर्पण को, सॉरी जिस रूम नहीं होगा, जिस दर्पण को आप घर के बाहर रख सकते हैं, यानी घर दोस्तों, घर के बाहर रख, घर के अंदर उसको नहीं ला सकते, घर के बाहर रख सकते हैं, बाहर, तो वह क्या है दोस्तों, हमारा उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा दोस्तों, उत्तल, यानी घर के अंदर अवतल, घर के बाहर उत्तल, यानी जिस दर्पण को आप घर के अंदर रख सकते हैं वह आपका अवतल दर्पण, जिस दर्पण को आप घर से बाहर रख सकते हैं वह हमारा उत्तल दर्पण होगा। अब दोस्तों उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम समझ लेते हैं।
देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है उसको अच्छे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। गाड़ी के साइड वाले दर्पण में, यानी दोस्तों जो गाड़ी होता है गाड़ी के साइड वाले दर्पण में, दूसरा है रोड लाइट में, जो सड़क पर जो खंबा लंबा लंबा लगा रहता है उसमें जो लाइटिंग लगी रहती है वह सब क्या होता है, रोड लाइट होता है। तो रोड लाइट को क्या अपने घर में रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते। रोड लाइट किस लिए बना है? रोड पर रहने के लिए बना है, यानी घर के बाहर जो रोड है उस पर दोस्तों प्रकाश फैलाने के लिए, ताकि आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। तो रोड लाइट घर के अंदर रहता है? नहीं, रोड लाइट घर के बाहर होता है। यानी दोस्तों घर के बाहर मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी दोस्तों घर के बाहर जब कह देगा तो उत्तल दर्पण, अगर घर के अंदर जब कोई दर्पण हम रख देते हैं दोस्तों तो वही हमारा अवतल दर्पण होता है, ठीक है। गाड़ी के साइड वाले दर्पण में, क्या दोस्तों आप फोर व्हीलर गाड़ी को, जो फोर व्हीलर गाड़ी होता है, क्या आप जहाँ सोते हैं वहाँ ले जा सकते हैं? जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में घुसा सकते हैं? नहीं घुसा सकते हैं। क्या आप अपने हॉल में बैठ करके खाना खा रहे हैं तो क्या खाना खाते समय आप अपने गाड़ी को लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो वही क्या है कि जिसे हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, घर के बाहर रख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, अम, वही हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। जिसे अपने घर के अंदर रख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों इसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में दोस्तों मैंने आपको सब चीज़ क्लियर करा दिया, यानी अब प्रकाश का परावर्तन पूरा खत्म हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, इसके आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो पहले दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से समझ लिए, यह पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आप अपनी नॉलेज को इकट्ठा कर सकें, अच्छा नंबर ला सकें। और दोस्तों आप एकदम मेहनत से तैयारी करेंगे ना तो आप पक्का करें, टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बस आप एकदम दिल और लगन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं जितना दोस्तों आपको बताया हूँ, बस मैं जो भी बता रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ताकि जो आपके एग्जाम में एकदम फंस जाए, ठीक है। ये मैं जितना बता रहा हूँ सब हर बार, यानी कि 5-6 साल से दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछ ही जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस आप दोस्तों आपको इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिए, मैं जो बताया आप नोट्स लीजिए, नोट्स पे एकदम अच्छे तरीके से लिख करके इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो को इतने तक ही हम छोड़ देते हैं। अब इसके आगे जो दूसरा चैप्टर आएगा उसके बारे में बात करेंगे, पहले न्यूमेरिकल लगा लेंगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।